नमस्ते, मैं सोनी कुमार, आप लोगों का इकोनॉमिक्स टीचर। ये मेरा दूसरा क्लास होगा। पिछले क्लास में मैंने आप सभी से डिस्कस किया था, यानी बताया था कि इकोनॉमिक्स, उसका उपयोग, क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या फ़ायदे हैं और कैसे देश का इकोनॉमिक बचाया जाए। इन्हीं 4-5 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसका रिवीजन करवा दूँगा। और दूसरा बात ये रहेगी कि क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अनुसार मैं आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का होगा विकास, यानी डेवलपमेंट। इसलिए सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि इकोनॉमिक्स कहते क्या है। इकोनॉमिक्स और हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, आपको बताया ही था। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि चीज़ों को बनाना, या बस चीज़ें ही नहीं, नौकरियाँ भी बनाना, चीज़ों को लोगों में बांटना, उसका उपयोग करना, और नौकरियों को भी लोगों में बांटना, उसका उपयोग करना। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसके 3 क्षेत्र भी होते हैं, जैसे हम पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था। जैसे पहला क्षेत्र हो गया, दूसरा क्षेत्र, तीसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र में आता है आपको रॉ मटेरियल का, यानी कच्चा माल का उत्पन्न करना या बनाना, कैसे भी करके उसको जुगाड़ करना, कच्चा माल। दूसरा क्षेत्र में होता है आपको मैन्युफैक्चरिंग का, यानी कि आप उसको कैसे बनाते हैं। जैसे लोहा निकाल कर गाड़ी बनाना, या लोहा निकाल कर कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन बनाना। और तीसरा क्षेत्र होता है उसको बांटना। और ऐसे 5 क्षेत्र होते हैं, लेकिन आप लोगों को 3 ही क्षेत्र पढ़ना है। चौथा क्षेत्र में आता है कंप्यूटर, IT सेक्टर, ये सब। और 5th में आता है आपको, और 3rd में ही, तीसरी क्षेत्र में सबसे बड़ा चीज़ आता है कैपिटल का मतलब होता है रुपया, पैसा, मेहनत, ये सब। बस यही संक्षेप में थोड़ा हम छोटे में बता दिए, शॉर्ट में। और अब आज हम लोग पढ़ेंगे विकास मतलब डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट देखिए, हर एक लोगों के लिए डेवलपमेंट, जैसे एक खिलाड़ी के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि वो और अच्छा खेले। एक खाना बनाने वाला के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि वो और अच्छा खाना बनाए। एक मजदूर के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि अगले साल उसका धान की उपज 2 गुनी हो जाए। एक सोल्जर के लिए क्या डेवलपमेंट होगा कि वो अपने देश की रक्षा और अच्छा से करे। एक टीचर के लिए क्या डेवलपमेंट होगा। यही कहना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। यानी जो विकास है वो हर एक व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाता है। मतलब व्यक्ति अपने नज़रिए से ही विकास को देखता है, और अपने नज़रिए से ही अपने देश को, विकास को भी देखता है। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी चुनाव की बात चलती है तो किसी को कोई पार्टी पसंद होता है, किसी को कोई और पार्टी पसंद होता है। इसलिए डेवलपमेंट जो है वो हर एक व्यक्तिगत एक चीज़ है, एक व्यक्तिगत पहलू है। कुछ तो चीज़ होगा कि जो सारी व्यक्तिगत सोच को एक स्तर पर रखता होगा। कोई होगा चीज़ ना, कि मान लीजिए कि रामू का सोच है कि ना उसका देश फुटबॉल में आगे जाए। श्याम का सोच है कि उसका देश खाने में आगे जाए। तो ये इन सब चीज़ों का जो एक स्तर होगा, जो मतलब जिन पर इन सब चीज़ों को बात किया जाता है। जैसे
इन्हीं को हम बोलते हैं एक क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। और ये बातें मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह बता चुका हूँ कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होता है। अब चूँकि हम लोग ये चैप्टर आपका जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका सही से मीनिंग मतलब है आप लोग समझ जाइए। वैसे तो हम बता दिए हैं कि विकास हर एक व्यक्ति की नज़र में मतलब अलग अलग होता है, लेकिन देखिए अब उस पिछले वीडियो के अनुसार हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिकल अर्थशास्त्र का जो विकास है को ये क्या बोलते हैं पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। इसके अलग अलग पैमाने हैं। अब हम आपको अभी बताएं कि फुटबॉल प्लेयर के लिए मतलब कुछ और विकास है, किसान के लिए कुछ और विकास है। इसलिए उस दिन हम आपको बताए थे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हर एक चीज़ देखा जाता है। जैसे मैं आपका क्या बोलते हैं आर्थिक विकास, जैसे फाइनेंस उस दिन हमको बोल दिए थे आपको, जैसे मतलब पैसा वाला वो सब अलग होता है। और जो या खाने पीने वाला चीज़ है जिसको हम बोलते आपको उस दिन बोलते थे फूड इस होता है ना, ये सब इनका फील्ड अलग है। और देखिए अब कोई भी अब मान लीजिए कि देश में हम एक कारखाना स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम है मतलब मैन्युफैक्चरिंग कारखाना स्टार्ट करना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब चाहे मतलब बनाने वाला, और फूड मैन्युफैक्चरिंग याद समझिए। फूड मैन्युफैक्चरिंग मतलब खाना पीना बनाने वाला एक कारखाना। उसके लिए खाना तो हम रॉ मटेरियल तो ला ही लेंगे। तो क्या हमें हमेशा के लिए जो रॉ मटेरियल जो खाना है, जो अनाज है, वो हमेशा के लिए रहेगी नहीं रहेगी। यानी धरती पर जो भी चीज़ मौजूद है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। यानी वो कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। अब पूरा धरती तो आपका नहीं है, यानी कि पूरा धरती तो भारत का नहीं है, कुछ ही धरती भारत का है। तो तब इसलिए हर एक देश कुछ नियम कानून से चलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसी। अब अर्थशास्त्र पॉलिसी बोलिए, उन्हीं पॉलिसी को फॉलो करके हम लोग क्या बोलते हैं मतलब अपना देश चलाते हैं। और क्या, हर एक व्यक्ति की नज़र में विकास का मतलब अलग अलग चीज़ों का विकास होना होता है। अब सभी देश अपने आप में विकास कर रही है, तो इन सभी विकास कर रही देशों को या जो विकास हो गया है उन देशों को कैसे जो है हम लोग कंपेयर करते हैं, कैसे उन लोगों को मतलब वही कंपेयर करते हैं। तो इसके लिए देखिए 2-4-5 जो है मतलब जो भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों के अनुसार हम लोग इन्हें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हो गया, मान लीजिए कि सबसे पहले देखिए हम तो ऐसे बता दिए हैं कि केवल पैसा का विकास ही विकास नहीं होता है, लेकिन ऐसा इस बात सही है। लेकिन देखिए कंट्री को यानी कोई देश को कोई 2 या 4 देशों को कंपेयर करने के लिए पैसा से ही कंपेयर किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये फिलहाल का जो बनाया हुआ जो हम लोग अभी के ज़माने में हम लोग इसी से कंपेयर करते हैं जीडीपी से। और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे में हो गया आपका प्रति व्यक्ति आय, इसके अलावा हो गया साक्षरता दर, इसके अलावा हो गया शिशु मृत्यु दर, इसके अलावा हो गया सेक्स रेशियो, यानी कि प्रति 1000 आदमी कितना लड़का है और कितना लड़की है। ये सब जो चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों से हम लोग
कोई सारी कंट्रीज को, सारी देशों को कंपेयर करते हैं। अब बात यह है कि जीडीपी क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है और शिशु मृत्यु दर क्या है, इन चीज़ों को हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है एक देश में कितना पैसा है। पैसा है नहीं, मतलब पैसा नहीं, पैसा जीडीपी का मतलब बस यही होता है कि एक देश में कैसा कितना पैसा है। तो और प्रति व्यक्ति आय मतलब एक देश में हर एक व्यक्ति पर कितना पैसा है। देखिए मान लीजिए कि कोई देश में हो गया, हाँ कोई देश में 1000 आदमी है, कोई देश में 500 आदमी है, कोई देश में 1 ही आदमी है, कोई देश में 100 करोड़ आदमी है। तो ये कैसे भाई, तो इस पे जो है तुलना करना तो गलत हो गया, क्योंकि जो जिस देश का जनसंख्या 100 करोड़ है उन देश के जनसंख्या मतलब उस देश के पास तो सबसे ज़्यादा पैसा होगा। और जिस देश के पास 1000 आदमी है उस देश के पास तो पैसा बहुत कम आ जाएगा। तो क्या पैसा पर तुलना करना, पैसा के अनुसार तुलना करना हमारे लिए एक अच्छी बात होगी या नहीं होगी। इसलिए हम लोग एवरेज इनकम मानते हैं। एवरेज इनकम मतलब हो गया वही एवरेज पर कैपिटा इनकम, मतलब सारी देश की सारी जनसंख्या को हम लोग गिनते हैं और देश के पास जितना पैसा है उन सभी को गिनते हैं और दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज मतलब पर कैपिटा इनकम, इंग्लिश में बोलते हैं प्रति व्यक्ति और औसत प्रति व्यक्ति। दूसरी बात साक्षरता दर, इसका मतलब क्या होता है, एक देश में कितना % आदमी पढ़ा लिखा है उसी को हम लोग बोलते हैं साक्षरता दर। भारत में जो व्यक्ति इंटर पास हो जाते हैं वो साक्षरता के कैटेगरी में आते हैं। और शिशु मृत्यु दर यानी चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक देश में प्रति 1000 जो बच्चा पैदा कर ले रहा है कितना मर जाता है उसी को बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। और अब आ गया आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। ये भी एक पहलू है जिस पे हम कई देशों को तुलना करने में उपयोग करते हैं। इसका मतलब होता है कि 15 से 17 साल के व्यक्ति जो नव युवाएं हैं वो कितना % जो है एक देश को का 15 से 17 वर्ष का आदमी पढ़ने जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम। ये इन सारी बातों को हम लिख देते हैं आपको। चलिए हम आप लोगों को समझा देते हैं कि एक देश के तुलना करने के लिए हम लोग किन चीज़ विशेषताओं का उपयोग करते हैं। देश को कंपेयर करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे में हो गया पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी कि हर एक व्यक्ति एक देश में कितना कमा पाता है ऑन एन एवरेज, मतलब एक औसत पे, उसी को हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। अब दूसरा लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता, एक देश में कितना % आदमी एक लेवल तक पढ़ा लिखा है उसी को हम लोग बोलते हैं साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। तीसरा हो गया चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, यानी कि एक देश में जन्मा प्रति 1000 में कितना जो बच्चा है 1 महीने या 2 महीने का बच्चा कितना मतलब मर जाता है। 1000 में कितना बच्चा मर गया
समझ गए, इसी को बोलते हैं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। चौथा आ गया आपका नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी निवल उपस्थिति अनुपात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि किसी देश में 15 से लेकर 17 वर्ष के नौजवान जो पीढ़ी है, कितना % लोग पढ़ने जाते हैं। कि मान लीजिए कि एक देश में 1000 आदमी है जो है क्या बोलते हैं, बच्चा बच्ची जो मतलब जो 15 से 17 साल के लोग हैं, वो उसमें से मान लीजिए किसी देश में 900 ही जा रहे हैं, किसी देश में 800 ही जा रहे हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो पर कैपिटा इनकम है, कि बस यही है जो पर व्यक्ति आया है, बाकी सब जो है 1000 में कंपेयर किया जाता है। लिटरेसी रेट इन 1000 पर 1000, यानी कि प्रति 1000 एक देश का है। यह भी है प्रति 1000 और ये भी है प्रति 1000, ये ना कि 100 में, प्रति 1000 है। अब बाकी यही है पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति का है, ना नहीं 1000 व्यक्ति का नहीं, पर व्यक्ति का है, यही वाला। समझ गए? इसी को हम इन्हीं चीज़ों को हम किसी कोई देश मतलब कोई दो देश, 4 देश, 5 देश जो भी हो, उन्हें हम मतलब जो है कंपेयर करने के लिए इन्हीं चीज़ों का हम क्या बोलते हैं उपयोग करते हैं। अब यही है, हम कुछ यहाँ आंकड़ा लिखेंगे आप लोगों के सामने, और उन लोगों से आपको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ कौन देश कितना आगे है, कौन देश कितना पीछे है, कौन राज्य कितना आगे है, कौन राज्य कितना पीछे है। जैसे देखिए बिहार में लिटरेसी रेट बहुत कम है, सबसे कम है, और केरला में जो है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? केरला कम है मतलब अच्छा नहीं है? नहीं, हर एक राज्य या हर एक देश कोई एक चीज़ में अच्छा होता है।